अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ लें। रेवेन्यू जो ऑर्डिनरी कोर्स में बिजनेस कमा रहा है वो रेवेन्यू है। IFRS 15 का 5 स्टेप मॉडल है। पहले कॉन्ट्रैक्ट देखना कि कॉन्ट्रैक्ट है, परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन पहचानना, ट्रांजैक्शन प्राइस निकालना। अगर परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन एक से ज़्यादा हैं तो वो ट्रांजैक्शन प्राइस उनमें बांटना, और जब जब जो वादा पूरा होता जाए उसका रेवेन्यू रिकॉर्ड करते जाना। पहला स्टेप, कॉन्ट्रैक्ट है कि नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट है कि नहीं है इसके लिए 5 शर्तें हैं। पार्टीज ने दोनों ने कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स अप्रूव कर ली हों, पेमेंट टर्म्स क्लियर हों, दोनों के राइट्स पता हों, कमर्शियल सब्सटेंस हो और प्रोबेबल हो कि पैसे मिल जाएंगे। अगर ये शर्तें पूरी हो रही हैं तो कॉन्ट्रैक्ट है। उसके बाद बाकी चीज़ें स्किप कर दी थी। स्टेप टू ये था कि परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन पहचाननी है। परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन वो वादा है, वो गुड सर्विस है जो हम असल में जिसका सौदा कर रहे हैं। अगर एक ही वादा है तो ठीक है, उसके एक से ज़्यादा यूनिट्स हो सकते हैं लेकिन वो परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन एक ही होगी। अगर हमने एक ही जैसे 100 रजिस्टर बेचने हैं कस्टमर को तो वो 100 परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस नहीं है, वो एक परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है, यूनिट्स उसके 100 हैं। और अगर एक से ज़्यादा हैं तो फिर देखना पड़ेगा कि क्या इनकी अपनी पहचान है। तो पहचान होने की शर्त ये होती है कि ये डिस्टिंक्ट हो, यानी 2 बातें पूरी हों। एक, इनकी अपनी अपनी पहचान ओरिजिनली भी हो, इसकी निशानी मिलती है कि इनको अलग अलग भी बेचा जा सकता है। और दूसरी शर्त यह है कि इस कॉन्ट्रैक्ट के कॉन्टेक्स्ट में भी वो अपनी पहचान बरकरार रखें, बदल ना जाना उन्होंने। अगर बदल जाना है तो फिर जो चीज़ें बदल रही होंगी, आपस में गुड़बड़ हो रही होंगी, उनको मिला के एक परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन बोल देंगे। 3 मिसालें थी जो इस दूसरी कंडीशन को पूरी होने से रोक रही होती हैं। या तो सब ने मिल के कंबाइन आउटपुट बनना हो तो फिर एक परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है, या फिर एक ने अगले वाले ने पिछले वाले को बदल देना हो तो भी ये पहला दूसरा दोनों मिला के परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है। और या फिर हाईली इंटर रिलेटेड हो कि एक सर्विस दूसरे के मुताबिक एडजस्ट हुई हो। मैंने कोर्स की मिसाल दी थी, या अपना एसी हम ही इंस्टॉल कर सकते हैं, इसके लिए हमने ही कुछ प्रोसीजर्स बनाए हुए हैं, तो ये रेलिवेंट नहीं। हाँ, पी लिए, इंटर रिलेटेड है। तो इन तीनों में से कोई भी मिसाल हुई तो वो डिसीजन मेकिंग के लिए रेलिवेंट होगी। इन तीनों में से कोई भी मिसाल हुई तो दूसरी कंडीशन पूरी नहीं हो रही। परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन पहचान ली। तीसरा काम ये किया था कि ट्रांजैक्शन प्राइस होती क्या है, वो अमाउंट है जो एंटिटी एक्सपेक्ट्स टू बी इंटाइटल्ड। ये एक्सपेक्ट्स टू बी इंटाइटल्ड इसलिए क्योंकि जो अमाउंट तय है प्लस माइनस को सवालिया निशान हो सकता है, इसलिए एक्सपेक्ट्स। अब वो सवालिया निशान क्या क्या हो सकता है, इसको हैंडल करने के 5 सिनेरियोज हैं। 2 इकट्ठे करके मैंने एक बनाया था, वेरिएबल कंसिडरेशन और कंस्ट्रेनिंग एस्टिमेट्स ऑफ वेरिएबल। तो इनको हमने ये दिया था कि जहां पर कुछ अनसर्टेनिटी होगी तो उस अनसर्टेनिटी को सर्टेन बनाने के लिए, उसको एक अमाउंट देने के लिए 2 में से कोई एक काम कर रहे होंगे। या तो समेशन PX लग रहा होगा या फिर मोस्ट लाइकली लग रहा होगा। मोस्ट लाइकली वहां लगना है जहां पर सिंपली हाँ या ना है, या तो बोनस मिलेगा या बोनस नहीं मिलेगा। तो अगर बोनस मिलने के चांसेस ज़्यादा हैं तो उसको काउंट कर लेंगे, ना मिलने के चांसेस ज़्यादा हैं तो इग्नोर कर देंगे। या तो पेनल्टी पड़ेगी या नहीं पड़ेगी। अगर पेनल्टी पड़ने के चांस ज़्यादा हैं तो लेस हो जाएगी, अगर पेनल्टी पड़ने के चांस ज़्यादा नहीं है तो इग्नोर हो जाएगा। या फिर मल्टीपल पॉसिबल सिचुएशंस हो सकती हैं, फिर वहाँ पर समेशन PX लगता है। फिर इसमें अगली बात ये की थी कि पहले ही मोहतात रह के सेल्स निकालें ताकि कल को रिवर्स ना करना पड़े। इसके लिए कुछ फैक्टर्स हैं जो ये रिवर्स करने के रिस्क वो बढ़ा रहे होते हैं। ये मैंने आपसे कहा था एहतियातन बेहतर है कि याद कर लें। यहाँ तक हुई थी बात। क्वेश्चन नंबर 15 पे आ जाए। क्वेश्चन नंबर 15।
कर लिया था? नहीं यार, 15 भी हो गया, 16 भी हो गया, 14 भी हो गया, 16 नहीं हो गया। अच्छा 15 कर लिया था, 16, हाँ 16 क्वेश्चन 16 पे आ जाए। हाँ तो छोड़ दिया था ना, मैंने कहा था क्वेश्चन 7 पे आ जाए उसको छोड़ के। हाँ तो क्वेश्चन 16 पढ़ ले। पहले महीने में सेल हुई है 130 यूनिट्स और प्राइस 5000 रखी, लेकिन कस्टमर को कहा है कि एक साल में अगर तुम हमसे यूनिट्स खरीदते हो तो जितने जितने खरीदोगे उसके हिसाब से हम तुमसे ये प्राइस चार्ज करेंगे। अगर साल के एंड पे हिसाब किताब किया और तुमने टोटल हमसे पूरे साल में 670 यूनिट्स खरीदे हुए, तो हम सारे के सारे तुम्हें 4000 के लगाएंगे। साल के एंड पे हिसाब हुआ और तुमने टोटल 380 खरीदे हुए, तुम सारे के सारे 5000 के हिसाब से लगाएंगे। अगर साल एंड हुआ उस पे पता लगा कि तुमने टोटल हमसे 895 खरीदे, तो हम सारे के सारे पे 3500 लगाएंगे। लेकिन ये पहले ही दिन नहीं हम रेट कम कर लेंगे, जब वो उस लिमिट को क्रॉस करेगा तो रेट एडजस्ट करेंगे। अभी तो ये सिर्फ ऑफर हुई है, अभी ये सिर्फ तय हुआ है कि जितने तुमने टोटल यूनिट्स खरीदने हैं रेट उसके हिसाब से लगेगा और रेट्रोएक्टिवली लगेगा। लेकिन अगर वो हमसे खरीदेगा ही सिर्फ अभी 130, तो वो तो 5000 के ही बेचेंगे, कैश तो वो 5000 ही देगा। क्वेश्चन नंबर 16, कैश तो दिया है 5000 इंटू 130, 6.5 लाख। लेकिन ट्रांजैक्शन प्राइस होती है दैट एंटिटी एक्सपेक्ट्स, चूंकि अनसर्टेनिटी है। अनसर्टेनिटी क्यों आ गई? क्योंकि हो सकता है वो ज्यादा खरीद ले, तो प्राइस फिर हमें चेंज करनी पड़ जाएगी। तो यहां पर हम लगाएंगे अंदाजा कि हमारा अंदाजा क्या है। हमारा पहले महीने बेस्ट अंदाजा है कि पूरे साल में ये 610 खरीद लेगा, तो हमें अल्टीमेटली 4000 रेट लगाना पड़ेगा। तो चूंकि एंटिटी एक्सपेक्ट्स टू बी एंटाइटल्ड टू 4000, तो हम इसलिए अभी सेल भी 4000 की ही मानेंगे। 5,20,000 और बाकी कैश बेशक हमें मिल गया है, लेकिन कल को वो वापस करने पड़ जाने। कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी का वर्ड भी ठीक है, रिफंड लायबिलिटी का भी ठीक है। 1,30,000। अगर इन चीजों की कॉस्ट बताई होती तो कॉस्ट की एंट्री भी कर देता, नहीं तो बस ये एक ही एंट्री। अच्छा, पहले हम लोग सवाल कर चुके बोनस का, पेनल्टी का, रिटर्न का। अब ये मैं डिस्काउंट का सवाल करा रहा हूं। इन सब में कॉमन बात ये है कि अनसर्टेनिटी है, तो हमें उसमें जो बेस्ट अंदाजा है वो यूज करना है। तो यहां पर बेस्ट अंदाजा था। अच्छा, इस सवाल में अगर वो ये कहता कि 30% चांस है कि 700 खरीदेगा, 40% चांस है कि 800 खरीदेगा, 30% चांस है कि 1000 खरीदेगा, तो फिर समेशन PX लगा के फिर फैसला होता।
अभी तो उसने खुद कह दिया ना कि एस्टिमेट्स है कि 610। अब अगर वो कहता कि 600 भी हो सकते हैं, 700 भी हो सकते हैं, 900 भी हो सकते हैं, और हर एक की प्रोबेबिलिटी दी होती, अभी तो ये 610 नंबर आपको खुद बता दिया, वरना असल में ये कैसे सोचा होगा, अंदाजा ही लगाया होगा। तो वो अंदाजा समेशन पी एक्स करके लगाया होगा, तो वो टेस्ट हो सकता है इसमें। जिस चीज में भी अनसर्टेनिटी आ रही है उसको कंफर्म करने के दो रास्ते हैं, या समेशन पी एक्स है या मोस्ट लाइकली। मोस्ट लाइकली वहां लगेगा जहां पर बस सिर्फ दो बातों में से कोई एक होनी है, और समेशन पी एक्स वहां लगेगा जहां पर और भी हो सकते हैं, मल्टीपल हो सकते हैं। तो ये 610 खुद कैलकुलेट भी करवाया हो सकता था। क्वेश्चन नंबर 17 पढ़ लें। हाँ जी, अब हमारा अंदाजा हो गया है चेंज। तो जब अंदाजा चेंज हो गया है तो हम अंदाजे को अपडेट कर लेंगे। दूसरे महीने में सेल कितनी हो रही है, 300 और अब टोटल मिला के कितनी हो गई, 430। चूंकि 430 अभी भी 500 के अंदर अंदर है, तो पैसे तो 5000 ही लिए होंगे। 15 लाख। लेकिन अब सेल्स में मैं दो काम करने लगा हूं। एक तो ये जो 300 अभी बेचे हैं, ये हमें अल्टीमेटली कितने पे बिकने वाले हैं। चूंकि अब हमारा अंदाजा है कि ये बात 800 से ऊपर निकल जानी है, 3500, तो हमें अल्टीमेटली तो उसका 3500 ही मिलना है, तो हम अभी ही सेल 3500 पे ही बनाएंगे। हम अभी ही ट्रांजैक्शन प्राइस की डेफिनेशन दोबारा, ये वो अमाउंट है दैट एंटिटी एक्सपेक्ट्स टू बी एंटाइटल्ड टू। तो एंटिटी को एक्सपेक्टेशन है कि हमें ये 3500 का ही बिकना है, तो हम अभी ही 3500 लिखेंगे। अच्छा, एक तो ये सेल है जो इनकी है, हम रिकॉर्ड करने लगे हैं, और एक वो है जो पिछले वाले को रिवर्स करने लगे हैं, तो वो इसी में से माइनस कर लेते हैं। 130 यूनिट्स जो हमने 4000 पे सेल रिकॉर्ड कर ली हुई है, उसमें भी हमने अब 500 कम करना है। जो सेल रिकॉर्ड कर रहे हैं वो तो कर रहे हैं, पिछली वाली भी हमने एस्टीमेट अपडेट करना है। 985 और ये तो डिफरेंस है। तो वो डिफरेंस क्यों है, क्योंकि सेल हमने 3500 पे ले आए हुए हैं, पैसे 5000 मिले हुए हैं। कितना, 5,15,000 कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी। जी कर सकते हैं। नहीं, सेल रिटर्न नहीं हो रही है, ये सेल रिटर्न नहीं हुई है। नहीं, लेकिन सेल रिटर्न नहीं है ना, सेल्स डेबिट। अच्छा, ये 5,15 की अमाउंट एक और तरीके से निकाल के देता हूं। वैसे तो बैलेंस कर लिया, एक टैली करने के लिए एक और तरीका बताता हूं। अभी इस वक्त जो हम 300 यूनिट्स बेच रहे हैं, उन पे हम कितना एक्स्ट्रा, 1500। और बैठे बैठाए पिछले 130 पे 500 और लायबिलिटी बन गई हमारी। ये बैलेंस करके भी डेबिट क्रेडिट से निकाल सकते हैं, डायरेक्टली भी निकाल सकते हैं। जो अभी हम 15
300 यूनिट्स बेच रहे हैं, उन पे तो है ही है 1500 रिफंड लायबिलिटी, और अभी इसकी वजह से पुराना वाला भी 500 सेल से निकल के लायबिलिटी में जा रहा है। ये वो यहाँ से निकल गया और यहाँ लायबिलिटी में आ गया। इलस्ट्रेटिव एग्जाम्पल 22 और 24 पढ़ लें। 22 वो है जो कल सवाल किया था, 24 ये है। इलस्ट्रेटिव एग्जाम्पल 22 और 24। सर हम ये भी तो कर सकते हैं ना कि हम हमारे जो कस्टमर है हम उससे भी एस्टिमेट ले सकते हैं कि आपके क्या एस्टिमेट आप साल में कितने इन्वेस्ट करिएगा। देखें, अगर अंदाज़ा एक फिगर लग सकती है तो फिर ज़बरदस्ती नहीं है समेशन पी एक्स। अगर अंदाज़ा हमने बिल्कुल एक ही करके अंदाज़ा लगा लिया तो बस ठीक है, वही अंदाज़ा है। हाँ जी, एग्जाम्पल 22 और 24। अगर नहीं पढ़ के समझ आई तो इग्नोर करना, दफ़ा करना, खैर है। ये एग्जाम्पल ये है जो वी किया है, और एग्जाम्पल 22 से है जो कल वो रिफंड वाला किया था। जी, रेट्रोस्पेक्टिव कहते हैं कि जो इससे पहले हो गया ये उस पर भी अप्लाई होगी बात, और प्रोस्पेक्टिवली होता है कि अब जो पहले हो गया सो हो गया, अब से ऑनवर्ड अप्लाई होगा। सर वो रेट्रोएक्टिवली, वो भी वही रेट्रोस्पेक्टिवली है।
चलें ठीक है, पढ़ लिया। पेज 3, लेक्चर नोट्स में पेज 3। स्टेप 3 पढ़ा रहा हूँ, और उस स्टेप 3 में ये पढ़ा रहा था कि जो ट्रांजैक्शन प्राइस है उसमें कुछ चीज़ों को एडजस्ट करना पड़ सकता है, जिनमें से ए और बी हो गया, जहाँ पर अनसर्टेनिटी थी। अब आते हैं सी पे। सी है फाइनेंसिंग अरेंजमेंट, फाइनेंसिंग कंपोनेंट। ये समझ लें जी। रेवेन्यू कब रिकॉर्ड होगा? जब परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाई होगी। फाइनेंसिंग कंपोनेंट का मकसद, मतलब जिंदगी का मकसद ये है कि परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन जब सेटिस्फाई हो रही है और जब कैश आ रहा है सेटिस्फाइड, इन दोनों में गैप हो और 1 साल का कम से कम गैप हो। 1 साल तक की खैर होती है, 1 साल से ज्यादा गैप हो इन दोनों में, यानी कैश मिलने और परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाई होने में जो गैप है वो 1 साल से ज्यादा हो। अच्छा, इंस्टॉलमेंट्स हो सकता है 3-3 महीने की हो, लेकिन टोटल गैप जो है वो साल से ज्यादा ही है। या इसकी दूसरी शक्ल ये हो सकती है कि इनकी जगह बदल लेता हूं मैं। यानी या तो कैश पहले मिल रहा हो या कैश बाद में मिल रहा हो, और ये टाइम साल से ज्यादा हो। तो कस्टमर हमें क्यों पहले पैसे दे, या हम कस्टमर से क्यों बाद में पैसे? कोई चक्कर है, कुछ तो गड़बड़ है। कैश जो हमें कस्टमर से मिल रहा है, अगर वो जरूरत से ज्यादा ही पहले मिल रहा है या जरूरत से ज्यादा ही लेट मिल रहा है, तो कुछ और मसला होगा। अब वो कुछ और मसला क्या होगा? या तो हम मजबूर होंगे, उससे उधार मांग रहे होंगे, उधार नहीं लोन मांग रहे होंगे। ये लोन कहां से आ गया? हम उससे पैसे ले रहे हैं और कह रहे हैं भाई कल वापस कर देंगे। अच्छा, ऐसा करेंगे, वापस नहीं करेंगे, उसके बदले तुम्हें गुड्स दे देंगे। या हम लोन ले रहे होंगे या कस्टमर हमसे लोन ले रहा होगा। अब वो लोन पैसों की बजाय गुड्स की शक्ल में ले रहा है और कल को फिर वो लोन वापस कर रहा है। तो या तो हम पैसे पहले ले रहे होंगे या कस्टमर पैसे बाद में दे रहा होगा। अगर हम पैसे पहले ले रहे हैं तो हम लोन एक तरह से ले रहे हैं, और अगर कस्टमर पैसे बाद में दे रहा है तो एक तरह से उसने लोन लिया हुआ है। अगर वाकई ये लोन वाला मामला है, जो कि क्वेश्चन में बाय डिफॉल्ट होता है, क्वेश्चन में बाय डिफॉल्ट है, असल में जरूरी नहीं है हमेशा हो। असल वाली बात सिर्फ नॉलेज के लिए बता रहा हूं, वरना क्वेश्चन लेवल पे होता है लोन वाला मामला। पहले असल वाली बात नॉलेज के लिए। हो सकता है कि ये पैसे लेने का पहले मकसद लोन लेना ना हो। जैसे अगर रश है हमारे पास बहुत, जैसे जो गाड़ियां बिकती हैं, तो उसमें गाड़ियां जो कि उनकी डिमांड है, तो वो क्या करते हैं, कस्टमर से भी पहले पैसे दे दो, अगर खरीदनी है तो बताओ, पहले दे दो पैसे, बुकिंग करवा लो। अब ये नॉर्मल प्रैक्टिस है। मकसद लोन लेना नहीं होगा, मकसद कस्टमर को फंसाना होगा, कस्टमर को बाउंड रखना, नखरे करना, कस्टमर को तंग करना, ये और रीजन होंगे। मकसद लोन लेना नहीं होगा। इसी तरह से कस्टमर को पैसे बाद में देना, जरूरी नहीं कि कस्टमर ने कोई लोन ही लिया हो, बाद में पैसे लेना, सॉरी, कस्टमर से पैसे बाद में लेना। ये जरूरी नहीं है कि कस्टमर को मजबूर है और वो बाद में पैसे हमें इसलिए दे रहा है कि शायद उसने कोई लोन लिया हुआ था। ये लोन वाली बात नहीं समझ आई। अगर हम कस्टमर से पैसे
इस टाइम से बहुत पहले ले रहे हैं तो फिर हम लोन ले रहे हैं। अगर कस्टमर जब पैसे उसने देने थे वो कहते सॉरी पैसे भी नहीं है, आप मुझसे बाद में ले लीजिएगा, तो एक तरह से वो उधार ले रहा है हमसे। तो अगर चीजें बेचने और पैसे आने में टाइम गैप काफी है तो जरूरी नहीं है कि मकसद लोन हो, उसके अलावा भी रीजन हो सकती हैं। जैसे हो सकता है कस्टमर से जो पैसे में लेट मिल रहे हैं तो कस्टमर ने इसलिए पैसे लेट रखे हों कि ये ना हो कि हम पैसों की लालच में जल्दी जल्दी चीज बनाए और खराब चीज बेच दें उसको। हो सकता है वो हमें कहे पैसे मैं अभी जितनी जल्दी नहीं दूंगा, कुछ साल 2 साल पहले मैं बिल्डिंग देखूंगा, अगर सही बनी है फिर पैसे दूंगा। तो अब ये पैसे रोकने का मकसद लोन नहीं था, ये उस सप्लायर की यानी कस्टमर ने हमारे पैसे अगर रोके हैं तो मकसद लोन नहीं है, वो हमारे जो बनाई हुई काम है उसको सही तरह तसल्ली से चेक करना चाह रहे हैं। अगर वो जल्दी पैसे दे देता तो हो सकता है हम काम ही ठीक ना करते। तो अब यहां पर पैसे डिले करने का रीजन लोन नहीं है। इसी तरह से अगर हम पैसे कस्टमर से बहुत पहले एडवांस ले लेते हैं तो शायद इस वजह से भी ले सकते हैं कि डिमांड मार्केट में बहुत है, तो पहले ही बता दो जिसने हमसे काम करवाना है ताकि हम फिर उसी का काम ढंग से करें, क्योंकि और भी लोग हैं अगर आपने हमसे नहीं खरीदना पहले बुकिंग कराओ। जैसे जो मशहूर मसरूफ डॉक्टर्स होते हैं तो उनमें पहले बुकिंग करानी पड़ती है, बल्कि कुछ तो ऐसे भी होते हैं, एक तो खैर मैं भी जा चुका हूं, वो पैसे पकड़ के बुकिंग करते हैं, यानी बुकिंग के पैसे होते हैं, नहीं आए तो गए पैसे, बुकिंग के भी पैसे होते हैं। सर डिस्काउंट भी मकसद हैं? डिस्काउंट डिस्काउंट कैसे? सर जैसे कि अगर ऐसे ऑफर होते हैं ना कि अगर आप पहले पैसे दे देंगे इतने, नहीं, आपको इतने की चीज़- वो डिस्काउंट तो आप इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अगर बाद में पैसे लेते हैं तो डिफरेंट लेते हैं, पहले पैसे ले रहे हैं तो डिफरेंट है। लेकिन ये डिस्काउंट भी देखना पड़ेगा कि हम क्यों डिस्काउंट दे रहे हैं, ये मैं उस क्यों का जवाब दे रहा हूं अभी। डिस्काउंट तो यकीनन दे रहे होंगे, अगर हम उससे बहुत जल्दी पैसे ले रहे हैं तो यकीनन डिस्काउंट दे रहे होंगे, अगर हम बहुत बाद में पैसे ले रहे हैं तो यकीनन एक्स्ट्रा ही ले रहे होंगे। लेकिन अभी बात ये बता रहा हूं कि ऐसा क्यों हो रहा है, या तो लोन रीजन होगा या लोन रीजन नहीं होगा। जैसे कस्टमर अगर पैसे जान के डिले करे ताकि हम सही तरह काम करें, तो पैसे डिले करने का मकसद था कि कस्टमर हमसे थोड़ा उधार लेना चाह रहा है, नहीं। अगर हम पहले एडवांस ले लें तो इसका ये मकसद है कि हमें पैसों की जरूरत है, नहीं, हम कस्टमर की जो क्या कहते हैं उसको सीरियसनेस है वो देखना चाह रहे हैं। तो हम पैसे जल्दी लेना या डिले करना फॉर एनी अदर रीजन कर सकते हैं, लेकिन अगर ये पैसे जल्दी लेना और देर से लेने में रीजन लोन था तो फिर वो करना है जो बताने लगा, और अगर रीजन लोन नहीं था तो फिर वो नहीं करना जो बताने लगा, फिर उसकी जरूरत नहीं है। ये जो सी लिखा हुआ है ये सिर्फ तब एप्लीकेबल होगा अगर इस पैसे के जल्दी आने या देर से आने में लोन की नीयत इन्वॉल्व है। सर बाय डिफॉल्ट लोन एग्जाम क्वेश्चन में बाय डिफॉल्ट लोन की नीयत इन्वॉल्व है। असल कॉन्सेप्ट क्या है कि लोन होना जरूरी नहीं है, लेकिन एग्जाम क्वेश्चन के लिए बाय डिफॉल्ट लोन ही होगा। जी लोन वाला सिनेरियो समझाने के लिए आपको बात कर रहे हैं। हाँ, एक्चुअली में तो वो लोन नहीं ना हो रहा, नहीं, वो लोन ही हो रहा है, दोनों की नीयत ही यही है। हमने उससे पैसे पहले इसलिए लिए कि हमने उसको कहा यार हमें ना पैसों की जरूरत है, तुम ऐसा करो हमें पहले पैसे दे दो, तो ये नीयत ही लोन की है, सिर्फ समझाने के लिए नहीं कह रहा, वाकई लोन की नीयत है। ये कस्टमर सप्लायर दोनों को पता होगा कि हमारी इसमें नीयत क्या है, दोनों एग्री कर रहे हैं ना, बेवकूफ तो नहीं बना रहा उसको वो, ये दोनों को पता होगा कि हमारी इसमें लोन की नीयत है। हम पहले पैसे ले रहे हैं ये कह के कि हमें पैसों की जरूरत है, तो हाँ लोन की नीयत है। कस्टमर देर से पैसे दे रहा है क्योंकि कस्टमर कह रहा है जी मेरे पास पैसे नहीं है, आप मुझे उधार दे दें प्लीज, क्योंकि मैंने जो कहीं से लोन लेके आपको पैसे देने हैं तो आप ही उधार दे दें, तो लोन की नीयत आ गई। तो लोन समझाने के लिए नहीं कह रहा, वाकई दोनों को पता होगा कि लोन की नीयत है। अगर लोन की नीयत है तो फिर ये एडजस्टमेंट सी है, ये एडजस्टमेंट सी सिर्फ तभी है अगर वाकई लोन है तो, और एग्जाम क्वेश्चन में बाय डिफॉल्ट लोन की नीयत होगी। ये बात जो मैंने लोन की नीयत की है लेक्चर नोट्स में पेज 3 सी एडजस्टमेंट की सिर्फ पहली 2 लाइन है, 1.5 लाइन इनफैक्ट।
An entity shall adjust the promised amount of consideration for the effective time value of money, excluding for reasons other than financing. यानी अगर अदर देन फाइनेंसिंग रीजन है फिर नहीं एडजस्ट करना, जैसे रिटेंशन मनी होती है। FR1 में नहीं पढ़ा, IS23 नहीं। रिटेंशन मनी ये होती है कि अगर कस्टमर बिल्डिंग बनवा रहा है तो वो ना जो जो सप्लायर कॉन्ट्रैक्टर काम करता जाता है तो उसके इसमें से थोड़े से पैसे काटता जाता है, वो रिटेन करता जाता है, तो वो रिटेंशन मनी है। तो वो पैसे काटने का मकसद वो लोन नहीं होगा। अच्छा चले, खैर ये डेडलाइन ना भी समझ आई कोई बात नहीं। लोन की नीयत होगी तो ये एडजस्टमेंट करनी है, अगर अदर देन लोन होगा तो फिर ये एडजस्टमेंट नहीं करनी। ये ब्रैकेट में लिखा हुआ है एक्सक्लूडिंग फॉर रीजन अदर देन फाइनेंसिंग। फाइनेंसिंग के अलावा इसका कोई रीजन है फिर नहीं एडजस्टमेंट करनी। अच्छा, आईकैप की लिस्ट में तो इसको निकाला हुआ है, लेकिन मैंने वैसी नॉलेज के लिए ये 2 पॉइंट्स डाल दिए। इलस्ट्रेटिव एग्जांपल्स में ऐसी नॉलेज के लिए पढ़ लें, अगर अच्छी बात है समझ आता है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। एक पढ़ लें इलस्ट्रेटिव एग्जांपल्स 27 और एक 30। इलस्ट्रेटिव एग्जांपल 27 पढ़ लें और 30 पढ़ लें। ट्वेंटी 27 बेसिकली रिटेंशन मनी ही बताया हुआ है, तो रिटेंशन मनी होना लोन नहीं है, बिलबा बता ही दिया मैंने आपको। एग्जाम्पल 27 सिर्फ ये कह रहा है कि रिटेंशन मनी होना लोन नहीं होता। हाँ जी, 30 की समरी सुनने, वो आप ना उसकी इंग्लिश में उलझ जाएंगे, क्योंकि ये जो इंग्लिश है, जो ओरिजिनल स्टैंडर्ड की इंग्लिश है, ऑल्दो उसको मैंने बहुत समराइज़ किया हुआ है, काटा पीटा हुआ है, तो ये कुछ ऊंची लेवल की बातें भी हैं। तो 30 की समरी मैं ही बता देता हूँ आपको। एक बिजनेस है, वो कस्टमर्स को प्रोडक्ट तो बेचता ही है, साथ उनको एक ऑफर करता है कि तुम ऐसा करो 300 रुपये अभी दे दो, अब तुम्हारे पास साल के लिए ऑफर है, जब भी आना हो रिपेयर के लिए आ जाना, जब भी कोई मसला निकले आ जाना, हम तुम्हें रिपेयर कर देंगे, 300 रुपये जमा करा दो। अब ये 300 रुपये जमा करा के तुम्हें साल की सर्विस फ्री, 300 रुपये दे दो, साल की सर्विस फ्री, जब भी आना हो तुम आके रिपेयर करा लेना। अच्छा, ये वो प्रोडक्ट है जो हमें लगता है ख़राब होता नहीं है ज़्यादातर, हमने खुल के सबको 300 रुपये साल की ऑफ़र कर दी। बल्कि इससे पहले एक और मिसाल बताता हूँ, शायद उससे हेल्प हो। ये जो रेस्टोरेंट्स में बुफे सिस्टम होता है, यस सर, क्या होता है ये? फ्रॉड होता है। फ्रॉड कैसे होता है? फ्रॉड वाली क्या बात है इसमें? हाँ जी, अमाउंट होती है जितने में, हाँ जी, एक अमाउंट तय कर ली और एक टाइम तय कर लिया, और खाओ जितना खाना है। नहीं, खाने अच्छे भी हो सकते हैं। अच्छा, अब वो सारे थोड़ी डंगर होते होंगे, तो 2-4 ही होंगे। अब उस रेस्टोरेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो उन्होंने सबसे ज्यादा पैसे लेके खुला खाओ उसकी ऑप्शन दे दी। अच्छा, वो पैसे इतने ज्यादा नहीं हैं कि अगर सारे ही खुल के खाना शुरू कर दें तो प्रॉफिट नहीं, फिर कुछ नहीं बचेगा। अगर सारे ही खुल के खाना शुरू कर दें फिर नहीं बचना, लेकिन सबने खाना ही नहीं है, तो बाकी लोगों ने इस ऑप्शन की वजह से कि हाँ हम जितना खाना चाहें खा सकते हैं, वो थोड़े से पैसे ज्यादा देने को तैयार हो गए।
और उस रेस्टोरेंट वालों ने ये रिस्क बाहर ले लिया कि डंगर बीच में 2-4 ही होने, जो हॉस्टल के होंगे ना, जो 2-4 ही होंगे, तो वो 2-4 लोग कितना, चलो ठीक है वो 2-4 लोग खा लेंगे, बाकी 100 लोग तो नहीं खाएंगे ना। तो अगर वो ये कहते कि जितना खाना है बस उसके ही पैसे दें, तो उससे उस रेस्टोरेंट का बिजनेस कम होता। क्यों? क्योंकि सब लोगों ने तो एक्स्ट्रा खाना ही नहीं था। जब सब लोगों ने खाना नहीं था, सिर्फ जिन्होंने खाना था वही एक्स्ट्रा पैसे देते, तो टोटल रेवेन्यू कम होता, और वो जिसके पैसे देते फिर वो खा भी रहे होते। जबकि बुफे से क्या होगा कि पैसे वो सारे दे रहे होंगे, खा सारे नहीं रहे होंगे। ये इसके अंदर पैराग्राफ लिखा हुआ है कि कस्टमर से हमने सारे पैसे एडवांस कर लिए। एक ऑप्शन थी कि आप हर महीने रिपेयर कराते जाना और पैसे देते जाना। दूसरी ऑप्शन थी कि नहीं हर महीने रहने दो, साल के शुरू में पैसे एडवांस पकड़ा दो। अब ये साल के शुरू में एडवांस पैसे पकड़ने का मकसद लोन लेना नहीं है, ये बुफे वाला फायदा उठाना है कि कौन सा सारों ने रिपेयर कराने आ जाना है। पैसे सारे दे चुके होंगे, रिपेयर कराने सबने आना नहीं है, तो रेवेन्यू ज्यादा आ गया। 2-4 आ भी जाएंगे तो चलो कर देंगे रिपेयर। अगर मंथली पैसे होते तो जितनी रिपेयर होनी थी फिर उन लोगों ने ही आना था, और उन लोगों ने आना था तो रिपेयर भी करा के जाना था, तो इसलिए प्रॉफिट्स फिर बिजनेस को कम होने थे। तो ये वाली एडवांस इसमें नंबर 30 में लिखा हुआ। तो बस ठीक है, होगी एग्जाम्पल 30 भी होगी। इन दोनों है, इंश्योरेंस भी इसी तरह की चीज होती है इनफैक्ट। तो ये पैसे जल्दी लेना, लोन लेना मकसद है नहीं। तो एग्जाम्पल 27 और 30 ये सिर्फ मैंने नॉलेज के लिए बताई थी, एक कान से सुन के दूसरे से निकाल दें, खत्म हो गई बात। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पैसे 1 साल से पहले ले लेना या 1 साल से डिले करना बाय डिफॉल्ट लोन ही होगा। अब अगर लोन होगा तो फिर इंटरेस्ट भी होगा, तो हमें इसमें से इंटरेस्ट को कुछ अलग से अकाउंट फॉर करना पड़ेगा। अगर ये वाला मामला होगा तो आज अगर हमने 100 रुपए लिए होंगे तो IFRS 15 ये कह रहा है कि चूंकि आपने लोन लिया है तो ये 100 रुपया जब कल को वापस करना होगा तो यकीनन ज्यादा ही करना होता, क्योंकि लोन है तो इंटरेस्ट भी होगा। और आपने चूंकि लोन लिया है तो आपने उसी रेट पे लोन लिया होगा जो आपस में वैसे ही कोई रेट तय करते हैं लोन लेने के लिए। ये बात दोबारा सुने, IFRS 15, अच्छा असल में नियत लोन लेने की थी लेकिन कोई रेट ऐसा हो सकता है तय ना किया हो, लेकिन IAS ये कह रहा है कि नहीं, आपने रेट वही तय किया हुआ है जो आप वैसे लोन लेने के लिए रेट तय करते, मार्केट वाला नहीं, जो आप आपस में रेट तय करते। अगर आपने एक दूसरे को वाकई लोन दिया होता तो आप लोग जो रेट तय करते आपने यकीनन उसी रेट पे लोन लिया होगा। हो सकता है वो मार्केट के बराबर हो सकता है, लेकिन प्रेफरेंस ये है कि आप लोग जिस रेट पे एक दूसरे को लोन देते, मिसाल के तौर पे 10%। अब IAS ये कह रहा है कि आप एक दूसरे से लोन लेते और 10% पे लेते तो आपने 10% पे ही लोन लिया है, कल को आप लोन वापस करते तो 100 से ज्यादा ही करते हैं ना, 10% पे कंपाउंड करके, तो फिर आप वो लोन वापस करने की बजाय इन काइंड गुड्स दे रहे हैं, तो फिर वो गुड्स आप 100 रुपए वाली नहीं दे रहे, वो उतनी वाली हैं जो 10% पे लोन वापस करना बना होता। तो इस सूरत में क्या होगा कि जितना पैसा मिला उसको इस रेट पे कंपाउंड करेंगे, और कंपाउंड करके जो आंसर बनेगा वो ट्रांजैक्शन प्राइस होगी। और ये दरमियान वाला जो इंटरेस्ट होगा ये हम सेलर हैं, एडवांस हमने लोन लिया कि दिया, हमने लोन लिया कैश डेबिट लोन क्रेडिट। तो जब हमने लिया है तो इंटरेस्ट हमारा एक्सपेंस है। और चलो अगर मैं साल ऐसी आसानी के लिए साल कर लूं तो हमारा रेवेन्यू कितना होगा 110। कैश डेबिट लोन क्रेडिट, साल बाद इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट 10 रुपए, लोन डेबिट 10 रुपए, सेल्स क्रेडिट 110 रुपए। दोबारा हमने कैश तो ले लिया है ना, आज कैश एडवांस लिया मतलब हमने लोन लिया, कैश डेबिट लोन क्रेडिट। साल बाद
अब गुड्स दे दी, लोन 100 डेबिट, इंटरेस्ट 10 डेबिट, सेल्स क्रेडिट 110। यानी हमने सेल्स फिर किस अमाउंट को रिकॉर्ड करना है, जो पैसे मिले थे उसकी कंपाउंडिंग करके, और इस दरमियान वाले इंटरेस्ट को एक्सपेंस बनाना है, एक्सपेंस। तो पहले इस एक्सपेंस की प्रैक्टिस देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 पे है। ये तो नीचे वाला साइड है क्या? जो क्वेश्चन है। अच्छा, सॉरी 18 नहीं, आपने देखना है एडवांस किधर गया, क्वेश्चन नंबर 19। जी क्वेश्चन 19, 18 नहीं, सॉरी क्वेश्चन 19, क्वेश्चन नंबर 19। जी पढ़ लिया। हमने एक इक्विपमेंट बेचा है, इनफैक्ट बेचना है 2 साल बाद, लेकिन पैसे पहले पकड़ लिए, एक ऑप्शन। और दूसरी ऑप्शन ये है कि जब बेचेंगे तो ले लेंगे पैसे। जब बेचेंगे और पैसे भी तभी लेंगे, तो ये तो नॉर्मल वाली बात होगी, इसमें तो कहीं एडवांस नहीं है। लेकिन ऑप्शन 1, हम सारे पैसे 2 साल पहले ही एडवांस लेने लगे हैं, तो हम अगर पैसे पहले ले रहे हैं तो हम यकीनन लोन ले रहे हैं। क्वेश्चन कौन सा? 19, ऑप्शन 1, कैश डेबिट और कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी क्रेडिट। कितना? 8 लाख। 1 जनवरी 18। साल गुजरेगा, 1 साल गुजर गया तो 1 साल का इंटरेस्ट एक्सपेंस पड़ गया। इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट और कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी क्रेडिट। कितने परसेंट? मार्केट में अगर 9% है तो यकीनन इतने पे ही होगा। 8 लाख का 9%, 72,000। एक साल और गुजर गया और इंटरेस्ट बढ़ गया। इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट और कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी क्रेडिट। फिर से 72,000 नहीं, लीजेस पढ़ लिया, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स पढ़ लिया, तो अब ये 872 पे 78480। और अब हमने जो प्रोडक्ट बेचना था वो बेच दिया,
तो कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी ख़त्म और सेल्स बन जाएंगी 872 और साथ ये भी ऐड हो गया, तो कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी फलते फूलते पहुंच गई हुई थी 950480। ये होगी हमारी सेल। है जी? हाँ, तो ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 दोनों अलग अलग ही सॉल्व करनी है ना। तो यही होगा 950 पे। नहीं, सवाल ये पूछा है कि अगर ऑप्शन 1 हुई तो सवाल कर दें और अगर ऑप्शन 2 हुई तो सवाल कर दें, तो मैंने ऑप्शन 1 पे सवाल किया है। अगर चूज करना हो तो फिर तो यही करेंगे। नहीं, कस्टमर की मर्जी, वो जो मर्जी ऑफर ले, कस्टमर ने ऑप्ट करना है ना, तो वो तो हमें बताएगा कौन सा ऑफर लेना है। या तो वो अभी पैसे देके एडवांस जमा करा देगा या बता देगा 2 साल बाद लेने। तो वो यही पूछा है सवाल में कि अगर ऑप्शन 1 चुने तो क्या काउंटिंग होगी और ऑप्शन 2 चुने तो क्या काउंटिंग होगी। अगर हम कस्टमर होते तो फिर यही चूज करते। नहीं, उसकी मर्जी ना, हम डिसीजन मेकिंग नहीं कर रहे, हम डिसीजन मेकिंग नहीं कर रहे। ये कस्टमर ने फैसला करना है कि उसने पैसे अभी देने हैं या बाद में देने हैं। ऑप्शन 1 यस सर। और ऑप्शन 2 में तो ये मामला ही नहीं है। ऑप्शन 2 में तो 31 दिसंबर पे ही जाके एंट्री होगी। 31 दिसंबर 19 कैश डेबिट सेल्स क्रेडिट कितनी 1 मिलियन। ये दोनों ऑप्शन में सेल का आंसर फर्क क्यों आ रहा है? फर्क ही आएगा, दो अलग अलग ऑप्शन है तो फर्क ही आएगा। ये लेदर अरेंजमेंट है, वो लेदर अरेंजमेंट है। सर इसकी डेट 2021 में होनी चाहिए। सेल्स आपके शेयर में 2 साल, ऑप्शन 2 में 2 साल, ऑप्शन 2 में 1 जनवरी 18 से 2 साल, 18 और 19 बस। क्वेश्चन 20 पढ़ लें जी। 20 ये मैं डालूं? हाँ जी, पढ़ ले तो मैं करूँ। अच्छा, इसको ऐसे भी कर सकते हैं जैसे मैंने पीछे किया हुआ है, और एक और तरीके से सामने भी कर देता हूँ। कैलकुलेट एनुअल इंटरेस्ट एक्सपेंस टिल फाइनल डिलीवरी एंड अमाउंट ऑफ रेवेन्यू रिकॉग्नाइज फॉर ईच प्रोडक्ट। अब इसको अगर ऐसे समझा जाए कि रेवेन्यू प्रोडक्ट वाला तो अलग अलग बताना है, इंटरेस्ट टोटल भी बता दें तो भी ठीक है, और अगर ऐसे समझें कि इंटरेस्ट एक्सपेंस भी हर प्रोडक्ट का अलग अलग बताना है तो भी ठीक है।
मैं इंटरेस्ट एक्सपेंस असल में एक टेबल बताना चाह रहा हूँ जिसकी वजह से मैं इसको एक अल्टरनेटिव तरीके से प्रेजेंट कर रहा हूँ। तो इससे इंटरेस्ट टोटल निकल रहा होगा लेकिन सेल्स अलग अलग निकल रही होंगी, और पीछे सोल्यूशन में मैंने इंटरेस्ट भी अलग अलग निकाला हुआ। तो मैं आपको एक टेबल असल में सिखाना चाह रहा हूँ, इसलिए मैं इसको कंबाइन बना रहा हूँ। ये स्टैंड अलोन प्राइसेस वाली बात क्या चीज़ है, वैसे तो पुरानी बात याद ही होगी, लेकिन हमने इसको पढ़ना है स्टेप 4 के अंदर। टोटल कैश कितना मिला है 150। एंट्रीज पूछी नहीं है, वैसे सिर्फ बता रहा हूँ पहली एंट्री क्या होगी 1 जनवरी। डेट शेट है कि नहीं? 1 जनवरी 18। चलो जी 1 जनवरी 18। कैश डेबिट और बस ऐसे ही लिख ली ना, कोई बात नहीं। 150 एंट्रीज पूछी नहीं है, वैसे ही मैंने आपको पहली एंट्री लिख के दी है। हम लोग इसको इंटरेस्ट एक्सपेंस बना रहे हैं, मतलब लोन जैसा ही है ना। तो IFRS 9 लीजेस एक स्केड्यूल बनाते थे रीपेमेंट का, मैं वो स्केड्यूल बना के देता हूँ। डेट, ओपनिंग बैलेंस, इंटरेस्ट, पेमेंट। अब यहाँ पर हम पे नहीं कर रहे होंगे, ऑब्लिगेशन सेटिस्फाई कर रहे होंगे। यहाँ पे हम मैसेज पे नहीं कर रहे, पेमेंट का वर्ड लिखना है तो लिख लें, कोई मसला नहीं है, लेकिन हम वो पे इन काइंड कर रहे होंगे। हम एक्चुअली सर्विस या गुड दे रहे होंगे, लेकिन काम असल में वो लोन वाला ही हो रहा है। तो मैंने वही टेबल बना लिया। लोन लिया कितना, पहला साल एंड होगा, ए कब देना है हमने 2 साल बाद, और बी 5 साल बाद। पहला साल एंड हो गया, कितने परसेंट है 6%। पहले साल में हमने कुछ नहीं किया, और जो रेंट हॉलीडे वाला भी एक लीजेस में कोई नहीं, तो कोई नहीं, 0 159। फिर कुछ नहीं, 168540। उसका तो होगा ना मुकम्मल प्रोडक्ट ए का तो हो गया 2 साल बाद कि 3 साल बाद? बाद। अच्छा सॉरी 2 साल बाद, वो 3 साल बाद समझ रहा था। अब हमने एक प्रोडक्ट दे दिया, यानी पेमेंट टाइप समझ लें कि हमने सेटल कर दिया, तो 37,500 सेटल कर दिया। अब क्या रह गया 131040। अच्छा यार सॉरी, ये 37,500 और 1,12,500, ये तो 1.5 लाख को बांटा हुआ है। ये जो प्रोडक्ट ए है, ये जो 1.5 लाख मिला है ना, ये इस 1.5 लाख को बांटा हुआ है ए और पी में। 37,500 और 1,12,500 कितना 1.5 लाख, तो ये 1.5 लाख को बांटा हुआ है। प्रोडक्ट ए कब डिलीवर कर रहे हैं, तो फिर हम 37,500 को 2 साल कंपाउंड करके 6 9 है 6 42, ये है उसकी रेवेन्यू की अमाउंट। अभी जो बात बता रहा था ये उसकी रेवेन्यू की अमाउंट। इसको ऐड करके एलोकेट भी कर सकते हैं। एलोकेट कैसे, उसके रेशियो में कर सकते हैं। अभी बताया था ना कि एडवांस पैसा पकड़ा है तो रेवेन्यू की अमाउंट क्या है कंपाउंड, तो ये है इस ए के रेवेन्यू की अमाउंट।
42,135 11,86 11,6865 6% 1 2 1 ऊपर वाला 126405 है ये टोटल पीछे क्लोजिंग सर 126 this प्लस plus this माइनस minus this 126 26 405 405 7584 7584 this plus this minus this 133989 39 142028 और आखिरी साल 31 दिसंबर 22 142028 8522 प्रोडक्ट बी हम कितने की सेल रिकॉर्ड कर रहे होंगे 1,12,500 5 साल कंपाउंड डिस्काउंट नहीं कंपाउंड कंपाउंड 8522 तो ये देखें ये 150550 बन गया। तो इस टेबल की ज़रूरत तब पड़ी जब जितना पैसा लिया वो सब एक साथ ही डिलीवर नहीं करना, उसमें से कुछ कुछ पोर्शन दरमियान में डिलीवर करना है। हो सकता है हम हर साल प्रोडक्ट डिलीवर कर रहे होते तो ये हर साल फिगर आनी शुरू हो जाती, तो फिर उसमें मुझे स्केड्यूल बनाना पड़ गया। पिछले सवाल में ऐसा क्यों नहीं किया था? उसमें बस एक ही दफ़ा एंड पे ही जाना था, तो बस हम हर साल का इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेते। लेकिन अगर दरमियान में सेटल होते जाना है तो फिर स्केड्यूल बनाना पड़ेगा, चाहे वो डिफरेंट प्रोडक्ट हो या अभी जो कल कंटिन्यू करूँगा सर्विस हो। जी एंट्रीज कर लें, लेकिन उन एंट्रीज के लिए भी तो फिर अमाउंट बार बार प्लस माइनस करनी पड़ रही होगी ना, तो एंट्रीज करके कर लें। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़।